नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल द जर्नी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। एक आयरिश कहावत है कि मेरा बेटा तब तक मेरा बेटा है जब तक वो वाइफ नहीं लाता, और मेरी बेटी पूरी जिंदगी मेरी बेटी है। इंग्लिश में इसे कहते हैं माई सन इज माई सन टिल ही गेट्स हिज वाइफ एंड माई डॉटर इज माई डॉटर थ्रू आउट माई लाइफ। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में जो सविता सोमवैदी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में इसको कोट किया, और पिछले दिनों ये कहावत काफ़ी चर्चा में रहा, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अरुण मिश्रा ने अपने एक जजमेंट में इसको कोट किया, और अब जिस दिन जजमेंट प्रोनाउंस किया इस लाइन को पढ़ा। और ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है इसमें जाने के पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ कि एक आदमी था, उसके 3 बेटे और 1 बेटी थी। उसने अपनी दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन में एक मकान बनाया, वो उसमें पूरे परिवार के साथ रहता था। 11 दिसंबर 1999 को उसकी डेथ होती है। उसका एक बेटे की डेथ होती है 2001 को। और उस फैमिली में अब मदर, मतलब उसकी विडो, उसके 2 बेटे और बेटियां होती हैं। 2005 में हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 6 में, जिससे प्रॉपर्टी का डिवोल्यूशन होता है, पैतृक प्रॉपर्टी का, उसमें एक संशोधन होता है, उसमें अमेंडमेंट आता है, और उसके बाद वो लड़की एक मुकदमा फाइल करती है अपने भाइयों के खिलाफ संपत्ति के बंटवारे के लिए। ये फैक्ट है, ये विनीता शर्मा वर्सेस राजेश शर्मा नाम के केस का, जो दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल किया गया, और दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको फैसला दिया। उसके बाद ये दिल्ली हाई कोर्ट ने ही एक सर्टिफिकेट भी इश्यू किया कि ये अपील में जाए, चूंकि 2 कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट थे सुप्रीम कोर्ट के। उन दोनों जजमेंट को उन्होंने कोर्ट किया। एक जजमेंट था प्रकाश बनाम फूलवती, और दूसरा जजमेंट था दन्नम्मा एलियास सुमन सुरपुर वर्सेस अमर, और एक और जजमेंट था मंगमल वर्सेस टीबी राजू। इन सभी जजमेंट्स में कॉन्ट्रडिक्शंस थे, इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने सर्टिफिकेट इशू किया अपील को, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये विनीता शर्मा वर्सेस राजेश शर्मा एक लीड केस बन गया। इसके पहले कि मैं इस केस में हुए जजमेंट का, जिसने सारे कंफ्यूजन्स दूर कर दिए 2005 के अमेंडमेंट से रिलेटेड और बेटियों के राइट, प्रॉपर्टी में राइट से रिलेटेड, इसके पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि जो पैतृक संपत्ति है, जो हिंदू फैमिली में जो संपत्ति बंटवारा होता है, वो बेसिकली 2 तरीके का होता है। एक जिसको कोपार्शनरी प्रॉपर्टी कहते हैं, या दादालाई संपत्ति कहते हैं, या पैतृक संपत्ति कहते हैं, और दूसरा जिसको कि सेपरेट प्रॉपर्टी कहते हैं। सेपरेट प्रॉपर्टी जो एक आदमी एक्वायर करता है, स्व अर्जित करता है, उससे उसके विभाजन में कोई दिक्कत नहीं है, वो बड़ा सिंपल है, चूंकि हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत होता है। क्लास 1 ईयर होता है, उसको पहले मिलता है, उसके बाद वैसे अकॉर्डिंगली जाता है। जो परेशानी आती है वो जिस संपत्ति को लेकर आती है, वो उसको कहते हैं कोपार्शनरी प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी या तो अपने, जैसे मुझे मेरे पिताजी से, या दादा से, या परदादा से, जो ये संपत्ति इन तीनों से आती है, उसको हम पैतृक संपत्ति कहते हैं। इसके अलावा जितनी तरह की प्रॉपर्टीज होती है उसको हम सेपरेट प्रॉपर्टी कहते हैं। अब ये होता है कि इसके हकदार कौन होते हैं, कोपार्शनर्स कौन होते हैं। तो कोई भी बेटा या बेटी जो एक लीगल राइट जिसके पास आ जाता है, उसके जन्म की वजह से उस परिवार में वो इसके हकदार होते हैं, और वो ही केवल पार्टीशन, विभाजन डिमांड कर सकते हैं। एक और इसके बारे में महत्वपूर्ण बात बताऊं कि इवन की सेक्शन 6 जो है हिंदू सक्सेशन एक्ट का, वो भी पैतृक संपत्ति या कोपार्शनरी प्रॉपर्टी के बंटवारे की ही बात करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो इस कोपार्शनरी प्रॉपर्टी को लेकर है कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली में ये जो डिसेंडेंट होते हैं, जैसे मैं हूँ, मेरी प्रॉपर्टी मेरे बेटे, मेरे पोते, मेरे परपोते को जाएगा, और जब तक इस प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं होता है, तब तक जितने भी इसके कोपार्शनर होते हैं, जो वो सभी इसके साझे रूप से मलकियत रखते हैं पूरी प्रॉपर्टी पे, जब तक कि उनका फॉर्मल बंटवारा ना हो जाए और उनका राइट डिसाइड ना हो जाए। तो ऐसी क्या चेंजेज आ गई 2005 में, जिसको लेकर हम जो ये जजमेंट में दिक्कत आई, या क्या क्या चेंजेज आई, क्या इंपॉर्टेंट चेंज थी 2005 के अमेंडमेंट में जो हिंदू सक्सेशन एक्ट में आया?
तो उसमें पहले जो ये कोपाशनरी राइट था वो केवल बेटों को मिलता था, बेटा, पोता एंड परपोता को तक जाता था। अब पहले इनमें लड़की को, बेटी को ये अधिकार नहीं था और इसमें कोपाशनरी राइट को एक्वायर करने का, उसमें प्राप्त करने का। 2005 में पोजीशन चेंज हो गया और अब बेटियों को भी कोपाशनर बना दिया गया और वो भी अब इक्वल राइट है उनके पास अवेलेबल बेटों की तरह, उनके अपने पैतृक संपत्ति में भी और पैतृक जिम्मेदारी में भी। ठीक है, तो ये जो एक सी चेंज था, इसको कहते हैं कि बहुत बड़ा बदलाव था, जो हमारी ट्रेडिशनल चीजें आ रही थी उसमें बेटियों को बराबर कर दिया गया बेटों के। तो फिर ये कंफ्यूजन क्या रहा जिसकी वजह से ये जजमेंट है और इसमें सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजमेंट हैं, तो हम उसको समझते हैं। 2016 में एक जजमेंट आई जिसका नाम था प्रकाश वर्सेस फूलवती। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि जो भी राइट इस संशोधन की वजह से, 2005 के संशोधन की वजह से आया है, उसमें 9 सितंबर 2005 को बेटी का भी जिंदा रहना है और जिसकी बेटी है वो जो पार्टनर है जिसके हिस्से मिलने हैं उसको, उसके पिता को भी जिंदा रहना है, तभी जाकर वो इस अमेंडमेंट के तहत अपना पार्टीशन मांग सकती है, अपने अधिकार के लिए जा सकती है। तो उसने इसमें एक कट ऑफ डेट दे दिया गया 9 सितंबर 2005 का, और क्योंकि इसी दिन ये इफेक्ट में आया था, ये जो अमेंडमेंट है ये इफेक्ट में आया था। हालांकि ये इंट्रोड्यूस हुआ था दिसंबर 2004 में। तो दूसरे शब्दों में, जब अगर 9 सितंबर 2005 से पहले पिता की मृत्यु हो गई है और बेटी जिंदा भी है तो भी उसको कोपाशनरी राइट नहीं मिलेगा। ये फूलवती केस में ये डिसीजन दिया गया। अब 2018 में जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया वो भी कोऑर्डिनेट बेंच का, 2 डिवीजन बेंच का ही था, 2 जजेस बेंच का ही था। उसमें वो जजमेंट था, वो केस था धन्नम्मा वर्सेस अमर का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब लड़कियों को ये अधिकार, बेटियों को ये अधिकार उसके जन्म की वजह से मिल रहा है तो फिर ये मतलब ही नहीं रखता कि उसके पिता उस दिन पे जिंदा हैं या नहीं है। तो इस, और जो वो राइट और जो इस एक्ट की वजह से राइट और जो उनकी लायबिलिटी है या जिम्मेवारी है बेटा और बेटियों को दोनों बराबर हो गया 2005 से। बाद में नवंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ये मैटर लार्जर बेंच को रेफर कर दिया और वो लार्जर बेंच फिर इस पर अपना फैसला सुनाए। तो सुप्रीम कोर्ट के पास विनीता शर्मा वर्सेस राजेश शर्मा में मुद्दा क्या था जो डिसाइड करना था, और इस को 3 जजेस बेंच ने सुना, जिसमें जस्टिस अरुण मिश्रा सीनियर जज थे और उनके अलावा जो 2 और जजेस थे वो जस्टिस नजीर और जस्टिस एमआर शाह थे। तो जो क्वेश्चन इनके पास था कि क्या बेटियों के राइट को डिनाई किया जा सकता है अगर वो 2005 के पहले उनका जन्म हुआ है और उनके फादर जिंदा नहीं है, तो या उनको बेटे के बराबर ट्रीट किया जा सकता है अगर उनका जन्म 2005 के पहले भी हुआ है। तो इसमें इस केस में श्री तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं वो अपीयर हो रहे थे भारत सरकार की तरफ से। उन्होंने बेसिकली 2 बातें कही। पहला कहा कि 2005 का जो अमेंडमेंट है ये रिट्रोस्पेक्टिव नहीं है लेकिन ये रिट्रोएक्टिव है इसके ऑपरेशन में, और ये लड़कियों को इक्वल राइट उनके जन्म की वजह से मिल रहा है, तो जो इनका जन्म उनसे पहले भी हुआ है उनको भी ये राइट एक्रू करता है। यहाँ मैं इन दोनों शब्दों का थोड़ा डिटेल कर दूं कि रिट्रोस्पेक्टिव में वो राइट बैक डेट से होता है और अगर कोई उनके राइट का वायलेशन बैक डेट में हुआ है तो उसका भी अधिकार होता है व्यक्ति को कोर्ट जाकर उसको खत्म कराने का। लेकिन रिट्रोएक्टिव में क्या होता है कि पहले की जो चीजें हो गई हैं वो हो गई हैं, अधिकार तो उनके जन्म की वजह से उनको मिल गया, लेकिन अगर पार्टीशन पहले हो गया है तो उस पार्टीशन को निरस्त नहीं करा सकती। ये रिट्रोएक्टिव का मतलब होता है, ये वो तुषार मेहता साहब करना चाहते थे। दूसरा जो उन्होंने जोर देकर कहा कि चूंकि कोपाशनरी राइट बर्थ राइट होता है तो जिस दिन जन्म हुआ उस दिन से लड़कियों को अधिकार हो गया, और उनके इन दोनों तर्कों को, इन दोनों आर्गुमेंट्स को बहुत अच्छे से कोर्ट ने अप्रिशिएट किया और माना। इसमें जो दूसरे वकील थे वो श्री आर वेंकटा रमनी थे जो सीनियर एडवोकेट हैं
सुप्रीम कोर्ट के, और उनको एमाइकस क्यूरी बनाया गया। उन्होंने कहा कि देखिए, हिंदू लॉ एक प्योरली लॉ का क्रिएशन है, कानून से बनाया हुआ है। हिंदू ज्वाइंट फैमिली एक कानून से बनाया हुआ है, ये आपसी सहमति से नहीं बनता। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो सेक्शन 6 हिंदू सक्सेशन एक्ट का है, उसमें कुपासनर का राइट तो बाय बर्थ है, लेकिन रिट्रोस्पेक्टिव इसको इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि लेजिस्लेचर का ये इंटेंशन नहीं था कि इसको रिट्रोस्पेक्टिव बनाया जाए। और हालांकि इक्वालिटी आपको 2005 से मिल गई, लेकिन जो बर्थ जो पहले हुआ है और उसका कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, उसको हम कंसिडर नहीं कर सकते। हम मेनली कंसिडर करेंगे कि जो ये राइट एक्रू हुआ है वो 2005 के बाद हुआ है, और इस राइट की बेसिस पर पार्टीशन मांगने का, तो इस राइट की बेसिस पर जो पहले पार्टीशन हो गई है उसको हम नहीं खोल सकते। दूसरी बात, उन्होंने जो एक शंका जताई कि अगर हम इसको रिट्रोस्पेक्टिव लेते हैं तो जो ओरल पार्टीशन पहले हो गया है उसको उस पर फिर उसकी वैधता पे और उसके वो सारे चैलेंज होने लगेंगे। इस तरह से बहुत सारे मुकदमों का बाढ़ आ जाएगा और बहुत सारे मुकदमे खुल जाएंगे। तो डॉटर को उन्होंने कहा कि जो पास्ट जो ये अमेंडमेंट की वजह से जो इनॉर्मल, अगर हम पीछे से बैक से रिट्रोस्पेक्टिव लेते हैं तो काफ़ी सारा अनसर्टेनिटी हो जाएगा, और जिसमें कि लॉ को उसको कोप अप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो इसका इफेक्ट है वो 2005 के बाद ही लिया जाए और उसको 2005 के पहले की चीज़ों को नहीं खोला जाए। इसमें एक दूसरे वकील साहब, दूसरे जो एडवोकेट थे, वो भी सीनियर एडवोकेट थे, श्री VVS रॉ, उन्होंने जो आर्ग्यू किया, उन्होंने जो आर्ग्यू कि भाई पहला तो ये जो सेक्शन 6(1) है, ए है, वो कोपासनरी राइट जन्म से देता है। दूसरा उन्होंने जो ये कहा कि कोपासनर कि जब उसको राइट मिल गया तो हम ये प्रोस्पेक्टिव है या रिट्रोस्पेक्टिव है, ये सब मतलब ही नहीं होता। सिंपल सा मतलब होता है कि जन्म पहले हुआ है या बाद में हुआ है, उसको पहले भी हुआ है 2005 के, तो उसके पास कोपासनरी राइट हो गया, तो वो पार्टीशन डिमांड कर सकती है। तो उनका तर्क ये था। तो कोर्ट के सामने जो इशू था वो बेसिकली ये देखना जो कट ऑफ पॉइंट था 2005 का, 9/9/2005 का, उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस है और इन सारी दुविधाओं को कैसे डील किया जाए। तो कोर्ट ने सबसे पहले तो ये माना कि सेक्शन 6 में जो कोपासनरी राइट है वो जन्म से दिया गया है, और अगर वो जन्म से दिया गया है तो वो बेटों के बराबर हो जाती है 2005 से पहले भी और बाद भी। दूसरा ये कहा कि अगर वो अपना राइट को क्लेम 2005 के पहले जो एक्रू हुआ है और उसके पहले जो प्रॉपर्टी कोई एलिनेट हो गई है, कोई प्रॉपर्टी को बेच दिया गया है या प्रॉपर बंटवारा हो गया है या टेस्टामेंट्री विल से को-पार्टनर ने उसको आगे कन्वे कर दिया है कि बिक्विट कर दिया है, तो वो हम एक कट ऑफ पॉइंट जो है 20 दिसंबर 2004 का लेंगे और उसके पहले जो प्रॉपर पार्टीशन या डिस्पोजिशन प्रॉपर्टी को हो गया है उसको हम नहीं छेड़ेंगे, उसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। दूसरा बात उन्होंने ये कही कि चूंकि ये कोपार्टनरी राइट बाय बर्थ है तो फादर का जिंदा है या नहीं जिंदा है इस 9/9/2005 को ये कोई मायने नहीं रखता। फिर एक जो सबसे बड़ी बात थी कि ओरल पार्टीशन का क्या होगा, उसका अमेंडमेंट, इस अमेंडमेंट का उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ओरल पार्टीशन को लेकर उन्होंने ये कहा कि अगर ओरल पार्टीशन इफेक्टेड हो गया है, प्रॉपरली इफेक्टेड हो गया है और उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है तो उसको माना जाएगा, ठीक है। और उसमें लेकिन यही है कि कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्री सपोर्ट चाहिए उस ओरल पार्टीशन को इफेक्ट को दिखाने के लिए। अब नहीं, साथ में अगर कोई ड्यूली रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है जो रिकॉग्नाइज्ड मोड में है, स्टैट्यूटरीली रिकॉग्नाइज्ड है, तो उसकी पूरी वैल्यू है। प्योरली ओरल पार्टीशन की बात है और उसको इफेक्ट में लाने का कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है, तो केवल ओरल पार्टीशन को कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगी और इसको रिजेक्ट करेगी। तो इस तरीके से देखिए तो ये जजमेंट ने जितनी भी एम्बिग्यूटी थी
सराउंडिंग्स इस मुद्दे से जुड़ी हुई उसको सेटल कर दी, और डॉटर्स के राइट को, जो कोपाशनरी राइट एक क्रिएट हुआ था और उसमें उसकी प्रॉपर्टी में HUF हिंदू जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी में जो उसका शेयर बनता है और उसका शेयर को पार्टीशन डिमांड करने की जो बात है वो उसको एक्सेप्ट कर लिया हर एक तरीके से, और फाइनली ये सेटल कर लिया कि कोपाशनरी राइट जो डॉटर को मिला है वो फादर के जिंदा रहते, या चाहे फादर जिंदा हैं या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका पूरा का पूरा राइट एक्रू कर जाता है। जिस दिन सितंबर 9 2005 से उसका जन्म पहले भी हुआ है तो भी वो इंटाइटल्ड है, ठीक है। और इस तरीके से ये जजमेंट एक लैंडमार्क जजमेंट है, बहुत ही प्रोग्रेसिव जजमेंट है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को रीइंफोर्स करता है। और इस तरीके से जितने भी कंफ्यूजन्स थे वो लड़कियों बेटियों के प्रॉपर्टी में राइट को लेकर, फैमिली जॉइंट फैमिली राइट प्रॉपर्टीज में राइट को लेकर वो सारा सेटल हो गया है। ये 11 अगस्त को ये जजमेंट आया था 2020 को, और ये समझ लें कि 4 दिन के बाद इंडिपेंडेंस डे था, तो 74th इंडिपेंडेंस डे पर ये इस जजमेंट के साथ सुप्रीम कोर्ट ने बेटियों को एक बहुत बड़ा सौगात दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ आप अपने विचार को शेयर करें कमेंट सेक्शन में जाकर। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि समय समय पर जो इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, जो कानून के दूसरे पहलू हैं, उन पर जो मैं वीडियो बनाऊं आप तक समय तक पहुंच सके। धन्यवाद, नमस्कार।